तो हाय गाइस दोस्तों। आप जैसा कि आप लोग जान ही रहे होइएगा कि सरस्वती पूजा का समापन आज हो रहा है और आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग सरस्वती माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से कर रहे होइएगा और सही तरीके से माता का विसर्जन करके अश्लील गीतों का यूज नहीं करना चाहिए। अश्लील गीत जैसे माता के विसर्जन में कुछ लोग अश्लील गीत का यूज करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का ये कर्तव्य नहीं है कि माता के विसर्जन में अश्लील गीत का यूज करें। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के दौरान मूर्ति विसर्जन हो या मूर्ति स्थापना हो, जो भी पूजा का जो कार्यक्रम है उसके दौरान आप लोग कभी भी अश्लील बात और अश्लील गीत का यूज नहीं करेंगे। आज भी अभी के नए युवा पीढ़ी जो हैं पूजा के दौरान डांस वगैरह करते करते एक दूसरे से झगड़ा वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, जिससे आपसी तनाव लोगों को बन जाता है, मनमुटाव बन जाता है, झगड़ा का वजह हो जाता है। इसलिए आपसे हम आशा रखते हैं जो आप लोग ऐसा एक शिक्षित नागरिक होने के नाते आप लोग ऐसा व्यवहार नहीं करिएगा। और आगे सरस्वती माता की जो जितने उमंग के साथ आपने पूजा किया और विसर्जन में जितना उमंग के साथ आप साथ निभा रहे होइएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इतने ही उमंग उत्साह के साथ अपने पढ़ाई में, अपने कर्मों में उत्साहित होकर के यदि आप मन भर कोशिश करेंगे, पूरे अपने समय को पॉजिटिव रूप से लेते हुए, सही दिशा निर्देश को करते हुए यदि आप पढ़ाई को जारी रखिएगा तो आप सफलता की बुलंदियों को छू लीजिएगा। इसलिए आप लोगों से हम बार बार यही आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माता पूजा में, सरस्वती माता की पूजा में जितना उमंग के साथ लगे हैं उसी उमंग और उत्साह के साथ आप पढ़ाई को भी आगे की ओर, अपने आप को मतलब जितने अवगुण हैं उसको बिसरिए और गुण को अपने अंदर ग्रहण करिए और अपने फॉल्स, अपने मतलब कमियों पर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने कमी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तभी आपके अंदर गुण होगा, कमी घटेगा। कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है इस दुनिया में। यदि आप बस फोकस करिए, कुछ न कुछ कमियां हटते जाएगी, हटते यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपनी कमियां हमेशा स्वीकार करिए और उस कमी को फोकस करिए कि कैसे सुधार होगा। मतलब अपने कमी को सुधार करिए। जैसे मान लीजिए कि आज आप देखें कि गणित के लाभ और हानि, एक चैप्टर का ही नाम ले रहे हैं, लाभ और हानि का गणित का सवाल नहीं आ रहा है, तो समझिए कि लाभ हानि को हमको फिर से देखना है। लाभ हानि के मूल चैप्टर जैसे RS अग्रवाल हो या किसी भी NCERT की बुक लेकर के उसको लाभ हानि के पूरे चैप्टर को आप गहनतम रूप से, बेसिक रूप से जानिए और जानने के बाद फिर बना के देखिए। यदि आपको आ रहा है तो फिर से रिवीजन एक बार कर लीजिए, फिर अगले चैप्टर की ओर जाइए। औसत हुआ, नावधारा हुआ, प्रतिशत हुआ, संख्या पद्धति हुआ, बहुतों गणित के जो चैप्टर हैं हो गया आपको त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ऐसे यदि धीरे धीरे हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को 3 वर्ग में बांट लीजिए। नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल और थोड़ा टफ, 3 वर्ग में बांट करके यदि आप अपने आप में उस क्वेश्चन पर सुधार करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग लगते हैं कि शुरू में हल्का क्वेश्चन लेकर के फिर वो आ रहा है तो भारी में उधराए रहते हैं, उसी में 10 दिन गवा देते हैं। टफ को पहले हल्का वाला सीख लीजिएगा आप, तब आप धीरे धीरे भारी क्वेश्चन को बनाइएगा, तब वो आपको आएगा। और बस ये नहीं कि आप उसके लिए बैठे रहें, हम अपने मनन करते रहे, उसको यूट्यूब पर हो या किसी सीनियर से सलाह ले करके सीखिए। और सबसे पहले तो अपने आप को सर्च करिए, अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कॉपी कलम पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कलम रफ यूज करिए, कॉपी कलम में रफ यूज करिए, दिमाग लगाइएगा, तब आपका दिमाग शार्प होगा। और दिमाग लगाते लगाते आप हर एक चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं फोकस करिएगा, तब आपका दिमाग शार्प होगा और उस चैप्टर में आप निपुणता हासिल करिएगा। और इसी प्रकार यदि 3 वर्ग में क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को 3 वर्ग बांट दीजिए, लाभ हानि के 3 ढंग के क्वेश्चन, फिर औसत के जितने भी गणित के चैप्टर हैं सभी को 3 वर्ग में बांट करके, मतलब 3 ढंग के प्रश्न सभी चैप्टर से होते हैं लगभग। उस तीनों में आपको जो
मतलब पहले हल्का वाला सीख लिए तो लग रहा है कि आ रहा है, फिर उसी चैप्टर में थोड़ा टफ की ओर जाइए, वो सब पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है तो फोकस करिए एनसीईआरटी की बुक से। यदि फिर वो आ जाए तो फिर हल्का से लेकर फिर थोड़ा टफ तक मेहनत कर लीजिए, फिर पूरा टफ में जाइए। ऐसे करके हर एक चैप्टर को, जितने भी गणित के चैप्टर हैं सामान्य कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं या जिसकी भी आप तैयारी करते हो, उसके सिलेबस को फोकस करते हुए जो चैप्टर होंगे उसको करिएगा, तो आप उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुण संपन्न होइएगा। और गुण संपन्न होइएगा और मैथ आ जाएगा, उसके बाद रीजनिंग बनाइए। अभी के समय मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस तो हर एक कंपटीशन का बोन है, हड्डी है। और विज्ञान भी अब कम योगदान नहीं है, हर एक कंपटीशन में विज्ञान का योगदान बढ़ता जा रहा है। अभी से 10 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में 8 पेपर के जीके ज़्यादा पूछे जाते थे। 8 पेपर में इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब के ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन अभी के समय में साइंस का स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कंपटीशन में बढ़ रहा है, इसलिए आप साइंस को भी कम मत समझिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पर फोकस करिए। अपने सीनियरों से राय लीजिए या किसी अच्छे गुरुजन से पर्सनल ट्यूशन करिए, और जैसे हो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समर्पित रहिए तैयारी करते करते, तब आप अपने आप में रिजर्व होइएगा। तब सेट बनाइए, सेट में लगे जो चैप्टर से गलती हो रही है उसको नोट करिए, उस चैप्टर को फिर बनाइए। और लगेगा कि जो सभी चैप्टर में गणित आ गया, लेकिन सेट बनाने के दौरान विभिन्न ढंग के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले वेट होगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो सेट उस सब क्वेश्चन को भी अलग से आप उसको फोकस करिए कि वो सब आना चाहिए, उसको सीखिए। उसके सेट बनाने के दौरान हर एक प्रैक्टिस सेट में पीछे में उसका डिटेल दिया रहता है, उसको करिए। फिर बार बार यदि आप ईमानदारी पूर्वक इतना काम करिएगा तो उम्मीद है कि 60% तैयारी हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में 70% से 75% तक ही कट ऑफ जाता है ईमानदारी पूर्वक। यदि जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ हो, 70 से 75 में हर हाल में आप सक्सेस हो जाइएगा। लेकिन आपको 80% मान करके अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। सेट बनाइए, 80% का टारगेट लेकर के यहाँ सेल्फ स्टडी का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके, जब आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होइएगा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके और बार बार बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर बनाने के बाद, जैसे प्रीवियस ईयर में ये होता है जो करेंट अफेयर्स जो हैं, जो पुराने पीछे पूछे हुए हैं, तो आज जैसे पूछ रहा है कि 2022 में प्रवासी दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। 2022 का पूछ रहा है, तो आप 22 वाले सेट को उल्टाइएगा तो 22 का पूछेगा। तो इससे आपको ये अनुमान लगाना है कि आगामी, मान लीजिए 2024 चल रहा है, 24 में प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, ये ध्यान देना है। या 25 में कौन होंगे, जब होगा उस समय का जो होगा उसको याद रखना है। 22 वाला 21 वाला उस सेट में दिया है, बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रवासी दिवस से पूछा है तो उस साल पूछा, इस साल वाला कौन होगा। ये नहीं कि उसी को रट लिए, कुछ विद्यार्थी अज्ञान बस उसी को रटते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग लगाना जो इस बार पूछेगा, मतलब वो तो आपको एक अनुमान लगा कि प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि पूछे गए हैं, या किसी भी देश के राष्ट्रपति या मुख्य अतिथि मतलब कहाँ गए, कहाँ के थे, सब। तो उस वर्तमान में जो है उसको लेकर चलना ही नहीं कि मतलब बैक डेट का, पास्ट के समय का उसको याद करना है, उसमें दिमाग नहीं खपाना है। बस उसी को अभी का अपडेट करते रहिए, वही करंट अफेयर्स होता है। वर्तमान मतलब पीछे को सीखते हुए नया अभी अपडेट क्या है उसको आप सीख रहे हैं, तो वही करंट अफेयर्स होता है। और बार बार इतना करिएगा तो हम आशा रखते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और रह गया एक सब्जेक्ट आजकल बहुत ही कंपलसरी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का भी स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप इकोनॉमिक्स में भी कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स का भी योगदान बहुत है इसका, मतलब इसी ने किसी भी अभी के दौर में, इस समय में इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है हर एक कंपटीशन में, इसलिए आप लगे रहिए और इकोनॉमिक्स को भी कम ना समझिए। और क्या कहते हैं उसमें वो जो क्वेश्चन है आपका लुसेंट का या एनसीईआरटी का बुक में सार संग्रह रहता है, वो आप बार बार देखिए। सार संग्रह या पीछे से रहता है, उसको बार बार देखिएगा। और मतलब बार बार करते करते आपको क्वेश्चन भी कहाँ से आता है एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको चलाते रहिए। आगे हम आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे अगली वीडियो में, बने रहिए बस।